जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज है 22 मार्च और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में से, ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जीएस3 का कंपोनेंट बनता है। एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम द हिंदू में से, तो ये आर्टिकल सोशल जस्टिस यानी कि जीएस2 का कंपोनेंट बन जाता है। और 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिएंटेड है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हर एक आर्टिकल के एंड में मैं क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूं, बिकॉज ऑफ कोर्स काफ़ी बच्चे अभी प्रीलिम्स भी लिखने वाले हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे बच्चे जो भी प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो वो भी आंसर्स नहीं लिखेंगे। हैविंग सेड दैट, जिन बच्चों का एग्जाम अभी इस साल नहीं है, जो अगले साल अपना प्रीलिम्स देंगे, जिनके पास टाइम है और जिनको इंटरेस्ट है आंसर राइटिंग करने का, तो वो जरूर आंसर राइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल एंड में, लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको ऑप्शन दी जाएगा, तो 2 क्वेश्चन के बीच में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द दोस्तों, आई एश्योर यू, बहुत जल्द हम टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे जहां पे जो एडिटोरियल डिस्कशन हम करते हैं और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेटली। हैविंग सेड दैट, आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, ग्राउंड वाटर, इंडिया इज ऑन द राइट प्रिजर्वेशन पाथ। तो कल इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे था और आज 22 मार्च को इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है। अब ये जो इवेंट है ये 1993 में इनिशिएट किया गया था। तो बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है कि वाटर कंजर्वेशन के बारे अगर हम बात करें, देखिए फ्रेश वाटर रिसोर्सेज तो बहुत अबंडेंट सप्लाई में नहीं है ना, तो इस करके इसकी अवेयरनेस, कैसे इसकी अवेयरनेस और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, कैसे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर और एम्फेसाइज किया जा सकता है। तो इस साल की जो थीम है, थीम क्या है? थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। कितनी बार हम ये बात पढ़ते रहते हैं, पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें कि ग्राउंड वाटर लेवल्स जो है डिप्लीट हो चुके हैं। इतनी ज्यादा जो हम खेती करते हैं पैडी कल्टीवेशन, देखिए पैडी बहुत सारा पानी रिक्वायर करता है। इनफैक्ट बहुत सारा जो हमारा पानी है वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए जाता है, चाहे पैडी ग्रो करें चाहे कोई और क्रॉप्स की भी हम बात करें, बट पैडी ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। तो बहुत बारी अशोक गुलाटी के भी एडिटोरियल्स आते रहते, तो वो कहते रहते हैं कि पंजाब हरियाणा में इतना पैडी कल्टीवेट करके हम बाहर क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब पर्पस क्या है? देखिए अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम अगर दुनिया की बात करें तो 8 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की है। तो इंडिया के अंदर 150 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन लोग तो इंडिया में ही रहते हैं। तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी रिजाइडिंग इन इंडिया। लेकिन हमारे पास ओनली 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। रिपीटेडली बहुत सारी एजेंसीज, नीति आयोग क्या, वर्ल्ड बैंक क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या, सब ने ये बात बोली है कि जिस तरह से हमारे एग्जिस्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, तो आने वाले 8-9 सालों में आबादी तो और बढ़ेगी। हो सकता है कि 160 करोड़ हो सकता है 170 करोड़ हो, लेकिन आने वाले समय में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत चिंता का विषय बन सकता है। तो अगर प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करें तो अभी तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कमर्शियली फ्रेश वाटर को प्रोड्यूस कर सकें ओशन में से पानी निकाल के, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी बहुत अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो जैसे सरकारी जो मिशंस हैं, जल जीवन मिशन की बात करें, अटल भुजल योजना की बात करें, तो अवेयरनेस जरूर बढ़ रही है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर। इनफैक्ट प्रोग्रेसिव जो फार्मर्स हैं वो भी इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि ऐसे अननेसेसरली इतना ज्यादा पैडी कल्टीवेट करने से इतना ज्यादा जो पानी कंज्यूम हो रहा है कि वो कैसे रोका जा सकता है। तो थोड़ी अवेयरनेस अब आनी शुरू हुई है। देखिए 80% ऑफ आवर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन पर्पसेस के लिए। अब हमारी जो आबादी है आज के टाइम पे भी, देखिए बहुत सारे जो लोग हैं, जो ऑक्यूपेशंस की अगर हम बात करें तो दे डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन फार्म जॉब्स तो भी कम है। तो अब इसके चलते आने वाले समय में जो बहुत ज्यादा चिंता का एक विषय बन सकता है वो है डिप्लीशन ऑफ वाटर सप्लाई। अभी तो फूड सिक्योरिटी की तो हम बात करते हैं कि चलो आज के टाइम पे काफी अनाज है ना, वीट है, राइस है, चलो उसको लेके भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि वो न्यूट्रिशनल है कि नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर पानी ही नहीं रहेगा तो दैट कैन बिकम अ ग्रेव थ्रेट टू आवर फूड सिक्योरिटी एज वेल। तो अब इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें टुवर्ड्स कंजर्वेशन, देखिए इनिशिएटिव्स दे हैव टू बी कम्युनिटी लेड, दे हैव टू बी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेड, ठीक है। तो कोई एक यहां पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार को ही पानी बचाने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो कुछ यहां पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो यहां पे नैक्विम यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्विफायर मैनेजमेंट की बात आ जाती है। तो ये एम करता है कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन डिफरेंट हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग्स अक्रॉस द कंट्री इन रियल टाइम,
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पे किया जाता है। ये क्या हेल्प करेगा, ये मदद करेगा कि कैसे हम वाटर सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं, कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबिलिटी लेके आ सकते हैं वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में। यहां पे एक और बात आ जाती है, देखिए अब ये बातें आप लिख सकते हैं, जब ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन की बात आ रही है, आपसे पूछा गया तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, है ना। जेनरिक बातें तो हमारे पास बहुत होती है लिखने को, लेकिन थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक बातें भी लिख दें तो हमने, अगेन मैं बार बार कहता रहता हूं कि हमने लेवरेज लेना अपने आंसर में, ठीक है। 2-3 नंबर एक्स्ट्रा अगर मिलेंगे हमको एज कंपेयर टू समबडी एल्स, तो वहां पे हमारी बात बन जाती है ना। अब यहां पे एक और बात आ जाती है, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे पहला मल्टीपर्पस मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर गोदावरी, ठीक है, तेलंगाना में। अब इसमें आईटी इनेबल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है फॉर फुल स्केल इरिगेशन। अब द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिप्लॉयड अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विद अ रियल टाइम असेसमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अगेन टेक्नोलॉजी का उपयोग यहां पे किया जा रहा है। तो देखिए हम डिजिटाइजेशन की डिजिटाइजेशन की हम जो बातें हैं बार बार करते रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन सब चीजों में भी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब इसके चलते यहां बिकॉज ये आईटी इनेबल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि ऑटोमेटिकली कितना पानी देना है इरिगेशन पर्पसेस के लिए, कितना पानी पंप में से जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड किया जाता है। कोई भी मैनुअल यानी कि ह्यूमन पार्टिसिपेशन यहां पे इन्वॉल्व नहीं रहती है। तो इस करके पानी की बहुत वेस्टेज भी नहीं होगी, पानी बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाएगा। फिर और बात करते हैं, अगर हम बात करें एट रामथल विच इज इन कर्नाटका, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल देखने को मिल रहा है बिटवीन द कर्नाटका गवर्नमेंट नंबर 1 एंड इजरायली इरिगेशन कंपनी। इजरायल की भी अगर बात करूं तो माइंड यू, इजरायल देखिए, इजरायल में भी बहुत सूखा है, ठीक है, बहुत एरिड एरिया है, तो वहां पे इजरायल में बहुत बेहतरीन माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स यूटिलाइज की जाती हैं, ठीक है, प्रिसिशन फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, प्रिसिशन इरिगेशन सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो बट नेवरदलेस यहां पे एक प्रोजेक्ट है जहां पे कर्नाटका की सरकार, इजरायली इरिगेशन कंपनी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड एन इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द इंप्लीमेंटेशन। तो ये जो रामथल कर्नाटका में एशिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि केटर करता है, जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है 7,000 से ज्यादा स्मॉल होल्डर फार्मर्स को। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है हर एक फार्मर को उसके फार्म में। उस सिलेंडर के अंदर जो फार्मर्स हैं वो अपने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को मिक्स कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन वाटर वेस्टेज, विच हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वाटर वेस्टेज। तो अब अगर हम बात करें इस तरह के और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि प्रिसिशन इरिगेशन सॉल्यूशंस के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, जो माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं, है ना, जो हम बात करते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना। नाउ दीज आर प्रोवाइडिंग प्रेडिक्टिव इनसाइट्स टू फार्मर्स के कैसे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो है पानी की वो की जा सकती है, एट द सेम टाइम वो अपनी फार्मिंग भी करते रहें। Now, what is the way forward? So, securing India's water future needs, this needs to evolve into a Jan Bhagidari, into a movement with everyone getting involved. तो हमको फ्रॉम बीइंग मेयर यूजर्स ऑफ वाटर हमको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमको बहुत एक्टिव यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी में दिखानी पड़ेगी कि हम अगर आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन वो भी पानी पी सके, तो बहुत जरूरी है कि आज हम थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। तो वाटर कंजम्पशन ना कि केवल एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो बट सोशली और कल्चरली भी फेयर हो। तो यहां पे हमको और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। और नेवरदलेस ये जो सिनर्जी देखने को मिल रही है बिटवीन द सिविल सोसाइटी, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर, इसको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ब्रीफली, क्योंकि हमने यहाँ पे सरकारी योजनाओं की भी बात करी है, तो एक जस्ट पासिंग में यहाँ पे अटल भूजल योजना की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अटल भूजल योजना की बात करें तो ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च करी थी लेट अटल बिहारी वाजपेयी के 95th बर्थडे पे, जो कि 25 दिसंबर 2019 को था, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि कैसे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है, खास करके इन 7 राज्यों में जो है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। तो ये जो स्कीम है दिस इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो जस्ट एक पासिंग बाय इंफॉर्मेशन है, बिकॉज प्रीलिम्स पास में है तो कई बार ये योजनाओं के लेके कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती है तो हमको फिर बाद में वो कंफ्यूजन होता याद नहीं रहता। तो जस्ट एक पासिंग बाय इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिल गई। चलिए अगला एडिटोरियल, चेंजिंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ स्कार्सिटी, ये हिंदू में आया है। देखिए अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, तो बहुत ब्रीफली अगर हम बात करें, देखिए मेडिकल साइंस की बात होती है, ठीक है। अब अगर हम अभी यूक्रेन में कितने सारे बच्चे हमारे भी ट्रैप्ड हैं, अब ये भी सवाल उठता है कि भाई यूक्रेन में ही जाके मेडिकल पढ़ाई क्यों करनी है। अब चलो बच्चों की अपनी मर्जी है कि वो कनाडा में जाके करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, लंदन में करें, कहीं मर्जी करें, उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि वो इंडिया में बैठ के पढ़ाई कर सके। इंडिया में डॉक्टरों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो की बात करें तो
जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाले हैं, तो हमारा डॉक्टर टू पॉपुलेशन जो नॉर्म है वो बहुत बहुत कम है। पैंडेमिक के चलते तो हमको और ज्यादा रिक्वायरमेंट हमने एक फेस करनी पड़ेगी, डॉक्टर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है ना। अब मेडिकल एजुकेशन इंडिया में कोई आसान काम तो नहीं है, कितना कॉम्पीट करना पड़ता है। अब नीट के टेस्ट की बात करें, चलो नीट का टेस्ट अच्छा है बुरा है वो एक और डिस्प्यूट हो जाती है, लेकिन नीट का टेस्ट जो है इसमें 16 लाख कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, और लेकिन सीटें कितनी होती हैं, अराउंड अबाउट 88,000 MBBS सीट्स। तो कितना कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। अब ये प्रिपरेशन देखिए, बच्चों के सपने हैं, पेरेंट्स के सपने हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, ठीक है। पेरेंट्स ऑब्वियसली इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, अपनी डिजायर होती है, लेकिन अब उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की जो बचपन के जो जॉयज होते हैं उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत छोटी उम्र में आपको बड़ी 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 कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है। तो जैसे कोटा फैक्ट्री की बात करें, ठीक है, कोटा में कितनी सारी कोचिंग्स होती हैं जो कि नॉन मेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स को केटर करते हैं। तो 8वीं 9वीं से बच्चों ने बहुत, जो पेरेंट्स हैं वो 8वीं 9वीं से बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत डाल देते हैं कि आपने साइंस लेनी है, आर्ट्स नहीं लेनी, कॉमर्स नहीं लेनी। अब इसके चलते बहुत सारे बच्चे नहीं एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाते पेरेंट्स की, सुसाइड केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ तो नहीं है हम, रिजर्वेशन तो जरूरी है, लेकिन अब ये रिजर्वेशन बहुत बड़ी अड़चन भी बन जाती है, बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल भी बन जाती है ये ड्रीम्स परस्यू करने के लिए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है, हमारे देश में टीचरों की बहुत ज़रूरत है, टीचरों को नौकरियां चाहिए। टीचर जो है हमारे, वो बेचारे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, सैलरीज नहीं उनके पास आ रही होती हैं। ये सीन्स बहुत कॉमन है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटक हो, जो भी स्टेट हो। और बच्चे जो हैं, बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है। तो घूम घुमा के बात कहाँ पर पढ़ाई पर आ जाती है, एजुकेशन पर आ जाती है, जो विशेष साइकिल है। और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए अब ये बहुत, देखिए हमारे देखिए कितने बच्चे वहां पे ट्रैप्ड हैं यूक्रेन में। तो उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी ने पीछे कुछ दिन पहले कि भाई ऐसा क्या है इंडिया में जो हम यहां पे बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये यूक्रेन क्राइसिस के चलते चलो दुनिया जहान की बातें अभी सोचने को है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने सोचने को है वो हमारी मेडिकल एजुकेशन की बात अगर हम करें। अब ये भी पता है कि देखिए यूक्रेन में अगर आपने 1 साल की डिग्री करनी है एमबीबीएस की तो 4-5 लाख में हो जाती है। यहां पे वही डिग्री करने के लिए आपको लाखों करोड़ों निकालने पड़ जाते हैं। तो बंदा कहता है कि ठीक है यार 4-5 लाख में वहां पे जाके मैं अपनी डिग्री कर लूंगा, डॉक्टर का स्टैंप तो लग जाएगा। अब उसके लिए जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह के इमिग्रेशन एजेंट्स को ढूंढते रहते हैं। अब इमिग्रेशन एजेंट्स कितने जेन्युइन हैं कितने नहीं हैं ये तो आप भी जानते हैं, कितने फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मजबूर हैं, वल्नरेबल हैं कि वो भी उन्होंने अपना भी 11वीं 12वीं में मेडिकल कराया, इतने पैसे लगाए तो भी डॉक्टर बनना ही बनना है। तो अब वो उनका अपने सपने पूरे करने वाली बात आ जाती है। तो अब यहां पे कोई कमी तो नहीं है अगर हम यहां पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें। देखिए डिमांड बहुत है ना, डॉक्टर्स की डिमांड बहुत है, लेकिन सप्लाई तो ऑब्वियसली सप्लाई जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें वो तो बहुत कम है, सीटों की सप्लाई की बात करें वो भी बहुत कम है। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्टिव रूल्स हैं वो कैसे ईज आउट किए जा सकते हैं यहाँ पे कि जिसके चलते बच्चे अपना सपना पूरा कर सके। तो कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं। क्या सजेशंस हैं कि भाई पहली बात तो कि आप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करिए। सरकार को चाहिए कि वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करे, अच्छे टीचर्स को लेके आए। तो ये कॉलेजेस में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या इतनी ज्यादा जो सीटें महंगी होती हैं, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, क्या ये जो सीट्स हैं, क्या ये जो फीस होती है जो ये थोड़ी कम नहीं करी जा सकती है, इस बात का यहाँ पे सजेशन किया गया है। स्कॉलरशिप्स को मैंडेट करना चाहिए आने वाले समय में और ज्यादा। सरकार को बजाय कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस में दखलंदाजी करें, उनको चाहिए कि कैसे वो जो सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, टैक्स इंसेंटिव्स की बात करें कॉलेजेस खोलने के लिए, वो भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो अंत में यही बात आती है, क्रिएट द सप्लाई फॉर द डिमांड एंड फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडिविजुअल्स। चलिए अगला आर्टिकल रिटन बाय द ग्रेट सी राजा मोहन। तो उनका ट्यूसडेज को आमतौर पे आर्टिकल आता ही होता है, बहुत नोटेड इंटरनेशनल रिलेशंस कॉलमनिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आज इन्होंने वॉशिंगटन इन साउथ एशिया की बात करी है। तो देखिए वैसे हिंदू में एक आर्टिकल शशि थरूर का आया था जो कि यूक्रेन के ऊपर रिलेटेड था। तो यूक्रेन के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी, इस करके मैंने आज के एडिटोरियल डिस्कशन में वो आर्टिकल को इंक्लूड नहीं करा। अब यहाँ पे सी राजा मोहन भी रशिया यूक्रेन की बात से थोड़ा डाइवर्ट करके कोई और बात यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, देखो अब अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक में अपना इंटरेस्ट काफी दिखा रहा है पिछले 1 साल से। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि भी अब जो मेरी एनर्जी है वो ज्यादातर फोकस इंडो पैसिफिक में रहेगी। अब इंडो पैसिफिक के में अगर अमेरिका अपना फोकस दिखा रहा है तो दैट कैन नॉट बी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द साउथ एशियन रीजन एज वेल।
ठीक है, बहुत लंबे समय से ना ये जो रीजन है, साउथ एशियन रीजन है, तो अमेरिका की अटेंशन सिर्फ पाकिस्तान पे थी, ठीक है। अब लेकिन जब हम देखते हैं पिछले 20 सालों में, खास करके जब अमेरिका वॉर ऑन टेरर लॉन्च करता है आफ्टर द ट्विन टावर अटैक्स, तो अमेरिका की नजदीकी जो है इंडिया के टुवर्ड्स ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। अब देखिए, अभी अमेरिका ने विड्रॉ जब से अफगानिस्तान, अब देखिए जो बाइडन को आए को साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है, 1.25 साल हो चुका है, लेकिन जो बाइडन ने आज तक इमरान खान को कॉल नहीं किया, ठीक है, जो बाइडन और इमरान खान की आज तक कोई बायलैटरल मीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब ये आपके सामने है कि आज के टाइम पे अमेरिका इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, और अमेरिका को यह भी पता है कि चाइना की बहुत बड़ी आदत रही है कि इंडिया के नेबरहुड में इंटरफेयर करने की, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी कहते हैं। अब यह भी देखने को मिल रहा है कि साउथ एशियन रीजन में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो किसी जमाने में आज से कुछ 5-6 साल पहले चाइना इनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता था कि भाई आप मेरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बन जाओ, ठीक है, मैं आपको बहुत पैसे दूंगा। लेकिन इन कंट्रीज को बाद में रियलाइज हुआ कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक जेब में 100 रुपए डाल के दूसरी जेब से 200 रुपए निकाल रहा है, जो चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की जो गेम खेलता है। आज के टाइम में श्रीलंका को देखिए क्या हालत हुई पड़ी है, श्रीलंका में बहुत ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस आया पड़ा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देख लीजिए, ठीक है, पाकिस्तान को आज के टाइम पे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है। तो अब ये कंट्रीज अब ये फेस कर रही हैं जो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना पे दिखाई हुई थी। अब अगर इंटरेस्टिंगली बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका बहुत एडमेंट था कि नहीं, मैं इतने सारे पैसे अमेरिका से ग्रांट में नहीं लूंगा। कि ये देखिए, अब 2020 की बात है कि अमेरिका तैयार था, अमेरिका वाज विलिंग टू ऑफर श्रीलंका $480 मिलियन। श्रीलंका ने बोला कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, कि चाइना मेरा बड़ा भाई है, चाइना मेरा दोस्त है, कि चाइना को मैं नाराज नहीं कर सकता हूं। आज के टाइम पे वही बड़ा भाई, वही चाइना, उसने क्या कर दिया, श्रीलंका को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। और आज के टाइम पे श्रीलंका इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर हार्ड करेंसी। तो इस करके वॉशिंगटन का जो रोल है साउथ एशियन रीजन में और ज्यादा एक्टिव होने वाला है। बेशक हम बात करते रहते हैं कि अभी यूक्रेन की लड़ाई के चलते इंडो पैसिफिक से ध्यान अमेरिका का दूर हो रहा है, लेकिन इंडिया के लिए अच्छा है ना। देखिए, सेंसिबली बात करें, चलो इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन जैसे भी हैं, तो न्यूट्रल स्टैंड की वो बात आ जाती है कि चलो हमने रशिया के साथ बिगाड़नी नहीं है, लेकिन अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अगर साउथ एशिया में है या इंडो पैसिफिक में है तो वो बेटर है, इंडिया को थोड़ा साइकोलॉजिकली मदद करेगा। एटलीस्ट चाइना के इंटरफेरेंस तो बेटर है ना, कि ये जो कंट्रीज हैं ये एटलीस्ट अमेरिका को लुक फॉरवर्ड करती हैं। अब इतने समय से जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो कहते थे कि अमेरिका से अगर हम हेल्प लेंगे तो हमारी सॉवरेनिटी अंडरमाइन होगी, कि भाई हम अपने आप में बहुत सॉवरेन हैं, हम अमेरिका के गुलाम कैसे बन सकते हैं। चलो, बात उनकी भी गलत नहीं है। अब अगर हम अपनी ही बात करें तो नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करी थी, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में हमने क्या कहा था कि भाई अभी हमने अंग्रेजों से कितना सफर किया है, हम इतने 200-250 साल हमने अंग्रेजों से कितना सफर किया, तो अभी हम ना यूएसएसआर के कैंप में जाएंगे ना अमेरिका के कैंप में जाएंगे कि भाई ये इंपीरियलिस्टिक पावर्स ही हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये बातें इतनी रेलेवेंट नहीं रहती हैं, ठीक है। अब साउथ एशियन पॉलिटिकल क्लास कन्विंस इटसेल्फ दैट इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद अमेरिका वुड अंडरमाइन देयर नेशनल एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तो नेपाल की ही बात कर लो, तो पिछले 10 साल से नेपाल मना कर रहा था कि हम किसी भी किस्म की असिस्टेंस अमेरिका से नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ना ये सब कंट्रीज ने चाइना को भी नाराज नहीं करना, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली नेपाल पार्लियामेंट ने रैटिफाई किया, जो कि यूएस लोन देना चाह रहा था नेपाल को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कोई नेपाल बहुत तगड़ी इकोनॉमी तो नहीं है, बहुत वीक इकोनॉमी है, ठीक है। तो $500 मिलियन का जो लोन अमेरिका इतने सालों से देना चाह रहा था वो नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया है अंडर द कॉम्पैक्ट एमसीसी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरे को ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, पता लग जाएगा कि कौन जेन्युइनली वीडियोस देख रहे हैं। चलिए, उसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान जो यूएस का मिलिट्री एंगेजमेंट था वो ज्यादातर लिमिटेड था पाकिस्तान के टुवर्ड्स, ठीक है। तो चलो, हमने तो नॉन लाइन मूवमेंट की बात करी थी, लेकिन पाकिस्तान जो था वो ज्यादातर, अगर हम 1950-60s की बात करें, तो पाकिस्तान ज्यादातर जो अलाइन था वो टुवर्ड्स अमेरिका था, ज्यादा टुवर्ड्स सोवियत नहीं अलाइन था वो, ठीक है। तो इवन पाकिस्तान इज अ नॉन नेटो अलाई, ठीक है, इट वाज अ नॉन नेटो अलाई इन द 21st सेंचुरी। अब हम पिछले 20 साल में देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका और इंडिया की कोऑपरेशन बढ़ रही है। हमने देखा जॉर्ज बुश के टाइम पे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील साइन करी गई थी, तो अमेरिका ने भी बहुत इस बात का भरोसा दिखाया कि कैसे इंडिया को हम एज अ पिवट लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, टुवर्ड्स द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। तो अभी जो करंट फोकस है इंडो पैसिफिक का, जो कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में आ रहा है, नाउ दैट ऑब्वियसली कैन नॉट बी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द साउथ एशियन रीजन। तो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो साउथ एशियन रीजन पे भी होगा अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी का। अब रीसेंट ओवरचर्स की अगर हम बात करें, तो इट वाज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दैट स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मॉलर साउथ एशियन स्टेट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट मालदीव्स के साथ साइन करा गया 2020 में, चाइना को पसंद नहीं आया। उसके बाद अमेरिका ने डिप्लोमेटिक आउटरीच करी बांग्लादेश को, तो ये बात भी चाइनीज एम्बेसडर्स को पसंद नहीं आई थी कि बांग्लादेश या श्रीलंका या मालदीव्स या नेपाल इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ये जो अभी साइन किया गया था एमसीसी, जो कॉम्पैक्ट है, जिसका फुल फॉर्म आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है, जो नेपाल ने साइन किया था अमेरिका के साथ, तो चाइना इसको लेकर
भी बहुत भड़का था, चाइना इसको लेके भी बहुत गुस्सा हुआ था नेपाल से कि आपने क्यों साइन करा अमेरिका के साथ, कि आप अपनी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहे हो। बहुत लंबे अरसे से अमेरिका का जो ऑब्सेशन था वो पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में था, ठीक है। अब चलो हट चुका है अमेरिका का वहां से ऑब्सेशन, अमेरिका अपने आप को ड्रिफ्ट अवे कर चुका है अफगानिस्तान से, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा था, इससे ये हो रहा था कि ये जो स्मॉलर स्टेट्स थी, साउथ एशियन स्टेट्स, नाउ अमेरिका वाज लूजिंग ग्राउंड एज फार एज दी साउथ एशियन स्टेट्स आर कंसर्न टू चाइना एंड रशिया ऑन डिफेंस डिप्लोमेसी। अब जैसे मैंने आपको बात बताई कि 20 साल पहले जब अमेरिका में जब वॉर ऑन टेरर लॉन्च करा गया था तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोऑपरेशन इंडिया से भी सीख करा था। तो वही बात, रेपिटेशन वाली बात आ गई कि जॉर्ज बुश रिकॉग्नाइज्ड दैट यूएस वुड बी बेटर ऑफ लेटिंग इंडिया टेक द लीड ऑन रीजनल इश्यूज इन द सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज इन द इंडियन ओशन। तो वो जो पिविट टू इंडियन ओशन की, अगर द पिविट टू द इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें कि कैसे इंडिया कैन बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, ठीक है। लेकिन ये बातें तो अमेरिका ने जरूर की थी, लेकिन इतना ज्यादा इस बात को कैपिटलाइज नहीं करा गया, नीदर फ्रॉम वॉशिंगटन साइड नीदर फ्रॉम न्यू दिल्ली साइड। चलिए अगला एडिटोरियल, आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा अ स्लिपरी स्लोप, रिटन बाय प्रवीण चक्रवर्ती, इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अब यहां पे देखिए बात करी जा रही है कि भाई अब रशिया कह रहा है कि मुझसे आप तेल ले लो, इंडिया को कह रहा है कि भाई आप मुझसे सस्ते दाम में तेल ले लो। अब ये हमने देखा पिछले 3-4 हफ्तों में जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, अब चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है इसका क्राइसिस का, तो अब हमने ये बात देखी कि भाई जो तेल का दाम था $140 पर बैरल पहुंच चुका था, ठीक है। अब पिछले 8 साल में तेल इतना महंगा नहीं हुआ, ठीक है। जब मोदी जी नए नए आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो तेल के दाम बहुत कम हो गए थे, तो इस बात का बहुत फायदा भी हुआ, ठीक है। तो चलो हमने, सरकार ने पैसा भी बहुत इकट्ठा किया, टैक्स बढ़ा के तेल के दाम चलो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए थे, लेकिन कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को राहत नहीं मिली थी उस चीज की। नेवरदलेस कोई भी बड़े स्तर पर कोई जियोपॉलिटिकल कोई ऐसा इवेंट होता है ना, उसका जो रैमिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर हम डेजा वू की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वापस जाएं आज से 30-32 साल पहले, तो जब बर्लिन वॉल गिरी थी 1989 में, ठीक है, जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था और उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था, उसी टाइम के दौरान हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई थी। आईएमएफ ने जो कहा था कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करो, बहुत हो गया, आपने बहुत ज्यादा सरकारी सेक्टर यहां पे इन्वॉल्व करके रखा था, अब आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा प्राइवेटाइज करो। तो हम जो कि पहले सोवियत मॉडल फॉलो कर रहे थे प्लानिंग कमीशन वाला, तो चलो प्लानिंग कमीशन तो 2014 तक भी थी, लेकिन हमने उसके बाद थोड़े मार्केट रिफॉर्म्स फॉलो करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़े जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, इनका इंपैक्ट इकोनॉमिक्स पे भी होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे भी होता है। तो अगर आज के टाइम की बात करें, और जब रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है हमारे सामने। अब आज के टाइम पे भी इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। अभी इस समय में बहुत सारे देश पैंडेमिक से बाहर निकल रहे हैं, चलो होपफुली आगे जाकर कोई 4th वेव या 5th वेव कोई ऐसा ना सामने आए, ठीक है। तो अभी जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति है बहुत फ्रेजाइल है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तेल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, ठीक है, डिमांड इतनी नहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हो रही है, और जो तेल के दाम है दे हैव रिजन अबव $100 अ बैरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 8 years। नाउ क्रूड ऑयल इज क्रूल बिकॉज ऑब्वियसली बहुत महंगा हुआ पड़ा, तो डेफिनेटली लोगों की जेब हिट कर रही है। सो डेफिनेटली पीपल आर वेरी इरिटेटेड, इतनी महंगाई बढ़ रही है। चलो हालांकि अभी तक सरकार ने, देखिए दिवाली के बाद तो चलो बीच में इलेक्शंस भी आ गए थे, दिवाली के बाद तो तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, ठीक है। अभी आज के टाइम पे सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतने हाई जो कॉस्ट है ऑयल के वो लोगों को ट्रांसफर कर सके, बिकॉज महंगाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अब सरकार क्या करे, तो सरकार को खर्चा खुद अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार को अपनी जेब में से पैसे निकालने पड़ेंगे, लेकिन सरकार अगर अपनी जेब से पैसे निकालेगी, देखो ऑयल तो इंपोर्ट हो रहा है, आज के टाइम पे ऑयल तो इंपोर्ट होना बंद नहीं हो जाएगा, तो वो जो खर्चा सरकार ने बजट में प्लान किया था कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी कि असेट क्रिएटिंग खर्चा जो करेंगे, वो खर्चा फिर नहीं हो पाएगा अगर इतना सारा तेल हम मंगाते रहेंगे, ठीक है। अब ये देखिए बहुत एक डिलेमा है भारत सरकार के लिए। रशिया क्या कह रहा है, रशिया कह रहा है कि बात सुनो, आप मुझसे तेल ले लो, मैं आपको कम दाम में दे दूंगा, क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगा दिए गए अमेरिका ने। तो अब रशिया कह रहा है कि मुझसे और कोई तेल तो लेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं इंडिया के साथ अब मेरी बहुत पुरानी यारी दोस्ती, तो मैं इंडिया को तेल दे दूंगा, सस्ते दाम में दे दूंगा। अब दिस इज अ वेरी हार्ड टेम्पटेशन फॉर अस आल्सो टू रेजिस्ट, बिकॉज अगर हमको सस्ते दाम में मिल रहे तेल रशिया से तो हम क्यों मना करेंगे, ठीक है। हमको ऑब्वियसली इतने ज्यादा पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे फिर, लेकिन ये कहना तो इतना आसान नहीं है, ये चलो ये कहने और करने में बहुत फर्क है। अब कंसर्न्स क्या आ जाते हैं अगर हम तेल रशिया से इंपोर्ट करेंगे। देखिए अमेरिका जो है इंडिया की बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, ठीक है। ऑलरेडी अमेरिका ने देखिए आज जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट भी आया था न्यूज़पेपर में कि भैया क्वाड के जो देश हैं जापान ऑस्ट्रेलिया, वो तो हमारे साथ ही हैं, वो तो वी आर ऑन द सेम पेज एज फार एज एक्सेप्टिंग और एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट रशिया इज शोइंग एग्रेशन। लेकिन इंडिया का पता नहीं, जो बाइडेन कह रहे हैं कि इंडिया का पता नहीं इंडिया क्यों इतना शेकी स्टैंड ले रहा है, इंडिया क्यों हमारे साथ एक स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं ले रहा अगेंस्ट रशिया। तो ये तो जो बाइडेन ने सरकास्टिक के कमेंट पास करा है। अब कल को हम ऐसा कोई पंगा ले लें, कल को हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दें, अभी हमको ये भी नहीं पता कि कल को अमेरिका हमारे ऊपर ही सैंक्शन लगा दे, ठीक है। अब देखिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है हमारे लिए, है ना। नाउ
टिपिकली व्हेन इंडिया ट्रेड्स विद एनी नेशन, तो ये तो एक्सेप्टेड, ये तो देखिए बहुत एक ग्लोबल एक नॉर्म है कि भी जो ट्रेड किया जाता है वो डॉलर में ही किया जाता है। अभी तो वो टाइम नहीं आया कि रूबल में या युआन में या किसी और करेंसी में ट्रेड किया जाएगा। लेकिन जो यूएस सैंक्शंस अब रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, तो वो रूपी रबल एक अग्रीमेंट है जो कि एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब रशिया से अगर तेल मंगवाते हैं रशिया की करेंसी में, चलो वो एक बात होगी। कल को चाइना कहेगा कि भाई आप मुझसे भी मेरी करेंसी में सामान लो, क्योंकि अगर अमेरिका हमारी बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, तो चाइना की बात करें तो इट इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो कल को चाइना बोलेगा कि भाई आप मुझसे भी मेरी करेंसी में सामान मुझसे मंगवाओ, कल को सऊदी बोलेगा कि भाई आप मेरी करेंसी में सामान मुझसे लो, तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। डी डॉलराइजेशन ये रियलिटी है कि ये मिथ है, ये तो चलो ये भी अभी इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि कल को हार्ड करेंसी डॉलर नहीं रहेगी। इतना आसान काम नहीं है, रातों रात नहीं होने वाला कि डॉलर जो है हमारी हार्ड करेंसी ना रहे, ठीक है, अभी रहने वाली है। और अमेरिका क्यों चाहेगा कि डी डॉलराइजेशन हो, और अमेरिका को ये बात अच्छी लगेगी कि इंडिया डॉलर में नहीं लेकिन इन कंट्रीज के करेंसीज में ट्रेड कर रहा है। अमेरिका डेफिनेटली बहुत इरिटेटेड फील करेगा। तो इतनी सारी बातें जो इंडो पैसिफिक की और साउथ एशिया की अभी हमने करी हैं, वो क्या रेलेवेंट रहेंगी फिर? कंक्लूजन क्या निकलता है? तो जो रियल जियो इकोनॉमिक बैटल है दुनिया में, वो आज के टाइम पे ये है कि डॉलर कब तक एक हार्ड करेंसी बन सकता है। बिकॉज अमेरिका डेफिनेटली वुड वांट कि भाई मैं हार्ड पावर हूं, ठीक है। अंकल सैम वुड डेफिनेटली वांट कि भी जो मेरी करेंसी है वो हार्ड करेंसी बनी रहे। अब ट्रेडिंग विद रशिया एंड चाइना उनकी करेंसीज में, अब यहां पे इंडिया सेंटर में आ जाएगा एक जियो इकोनॉमिक वॉर में, जो इंडिया भी ये इंडिया भी रिस्क नहीं कर सकता। देखिए इंडिया और चाइना की इतनी अच्छी नहीं बनती है, तो वाई वुड इंडिया वांट टू टेक पंगा विद अमेरिका, ठीक है। चलो रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन रशिया और चाइना भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इन सब झगड़े में, ये जियो इकोनॉमिक पूरे वॉर में, व्हाई वुड इंडिया वांट टू टेक रिस्क, व्हाई वुड इंडिया वांट टू टेक पंगा विद अमेरिका? एक्सपोर्ट्स रिमेन इंडियाज बिगेस्ट होप। तो अभी देखिए, अभी कुछ फिगर्स जो आए थे बड़े इंकरेजिंग फिगर्स थे कि हमने अगर अपने एक्सपोर्ट सेक्टर्स की बात करें तो पैंडेमिक के चलते हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हुए हैं, ठीक है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करे हैं। तो आने वाले समय भी हम चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगा और एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो हम एक एक्सपोर्ट लेड नेशन हम भी बन पाएंगे, जैसे चाइना एक्सपोर्ट लेड उसने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है, तो हम भी चाहेंगे, ठीक है। तो अभी रशिया यूक्रेन के झगड़े में अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है कि कैसे इंडिया अपने आप को स्टेप अप करके जो अपना जो ग्लोबल मार्केट शेयर एंड गुड्स एंड सर्विसेज उसमें बढ़ा सके। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, तो बहुत सारे देश कह रहे हैं कि हम रशिया से वीट नहीं मंगाएंगे, तो हमारे पास बहुत वीट है, हम वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मौका हमारे पास है इस क्राइसिस में से। तो अभी फिलहाल के लिए जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि देखिए इंडिया भी रिस्क नहीं कर सकता किसी भी किस्म का इस तरह का कोई मुद्दा कि जहां पे जो फ्यूचर ग्रोथ, अभी कितने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने साइन करने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो कल को अगर हम किसी भी किस्म की ऐसे ज्यादा एंगेजमेंट रशिया के साथ दिखाते हैं कि हम रशियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, उनसे ऑयल मंगवा रहे हैं, तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम साइन करना चाहते हैं ना इतने देशों के साथ, वो शायद फिर साइन नहीं हो पाएंगे। तो इंडिया कैन नॉट रिस्क दिस पॉसिबिलिटी। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या बनता है एंड में आके? तो आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला ये है, अमेरिकाज एम्फेसिस ऑन पाकिस्तान फर्स्ट लेड टू एक्सटेंडेड यूएस नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज इन द सबकॉन्टिनेंट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो 250 शब्दों में बताइए। दूसरा ऑप्शन है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज कॉल्स फॉर कंजर्विंग ग्राउंड वाटर थ्रू एफिशिएंट रिचार्ज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो अब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।